हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्विज़र में। दोस्तों आज के वीडियो में हम 26 जनवरी से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज का वीडियो शुरू करने से पहले सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? तो आज ही के दिन यानी 26 जनवरी के दिन ही हमारा जो देश है वो गणतंत्र हुआ था, यानी आज के दिन ही हमारे देश में संविधान लागू हुआ था। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में संविधान से रिलेटेड, तो कौन कौन से आपको ध्यान रखने हैं तो कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो दोस्तों, जो संविधान लागू है वो देश में कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था हमारे देश में, यानी हमारा जो देश है वो गणतंत्र हुआ था और इसी वजह से गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान सभा द्वारा संविधान को कब अंगीकृत किया गया था, कब स्वीकार किया गया था? तो दोस्तों 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा, ध्यान रखना है यहाँ पे आपको, संविधान सभा द्वारा जो है संविधान को स्वीकार किया गया था, ठीक है। लेकिन जो लागू किया गया वो 26 जनवरी 1950 को। इसके अलावा जो हमारे देश का संविधान है वो कितने समय में बन करके तैयार हुआ? तो 2 वर्ष, ध्यान रखना है, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में हमारा जो संविधान है वो बन करके तैयार हुआ था। दोस्तों, संविधान के बनने में कुल कितना खर्च हुआ था उस टाइम पे? तो 63 लाख, कितना खर्चा हुआ था? 63,96,729 रुपए जो है उस टाइम पे संविधान को बनाने में खर्चा आया था, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों, इसके अलावा जो है और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं संविधान सभा से रिलेटेड कि संविधान सभा के द्वारा कब राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को। कब? आपको ध्यान रखना है, 22 जुलाई 1947 को जो है राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। और इसके अलावा जो राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत ये कब संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था? तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को जो है संविधान सभा द्वारा क्या अपनाया गया था? तो राष्ट्रीय गीत और इसके अलावा राष्ट्रीय गान, ठीक है। ये चीज ध्यान रखनी है, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। अब दोस्तों, ये जो सारे क्वेश्चन हमने आपको बताई हैं ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सभी क्वेश्चन जो है एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। अभी जो यूपी टेट का एग्जाम था 23 जनवरी 2022 को, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रीय गान जो है संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? तो 24 जनवरी 1950 जो है इसका करेक्ट आंसर था। और दोस्तों, इसके अलावा भी संविधान से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं कि संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संचालन समिति के अध्यक्ष थे। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और संघ शक्ति समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये कुछ समितियां हैं संविधान सभा की और उनके अध्यक्ष थे। तो इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसे भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और दोस्तों, जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इन्हें ही संविधान का जनक माना जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको संविधान से रिलेटेड अच्छे से ध्यान रखने हैं। तो चलिए आज का करंट अफेयर्स का सेशन शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा आगरा मास्टर प्लान 2031 को सार्वजनिक कर दिया गया। अब ताज धरोहर क्षेत्र में स्मारकों से कितने मीटर के अंदर कोई निर्माण की अनुमति नहीं होगी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 100 मीटर के अंदर। अगला क्वेश्चन है, ई श्रमिक कार्ड योजना का लाभ लेने में कौन सा राज्य सबसे आगे है? तो उत्तर प्रदेश जो है वो ई श्रमिक कार्ड योजना का लाभ लेने में सबसे आगे है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 1 ईयर की अगर आपको PDF
डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इस पीडीएफ में हमने जनवरी से लेकर के दिसंबर 2021 तक के उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक बताया है। और दोस्तों इसके साथ ही अगर आपको उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की केवल दिसंबर महीने की पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो उसकी लिंक भी आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से आप ये दोनों पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों पीडीएफ डाउनलोड करने में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस शहर से वाराणसी के बीच चलेगी दिव्य काशी ट्रेन? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में अपना कांगड़ा ऐप लॉन्च किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, नेताजी रिसर्च ब्यूरो ने जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे को। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने इंडिया गेट से अमर जवान ज्योति को स्थानांतरित करके वहां निम्न में से किसकी प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस की। अगला क्वेश्चन है, भारत में हर साल 24 जनवरी को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय बालिका दिवस। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्न में से किस पूर्व फुटबॉलर एवं कोच का 72 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, सुभाष भौमिक का। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 24 जनवरी को। तो दोस्तों ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के कितने बच्चों को PMRBP यानी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 8 बच्चों को। 24 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में एक वर्चुअल समारोह में देश के 61 बच्चों को वर्ष 2021 एवं 2022 के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया, जिसमें 8 बच्चे उत्तर प्रदेश के हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित उत्तर प्रदेश के 3 बच्चे हैं। कौन कौन से? तो अभिनव कुमार चौधरी जो कि समाज सेवा से संबंधित है, चंधारी सिंह चौधरी एवं जिया रॉय जो कि खेल से संबंधित है। इसी प्रकार प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 से सम्मानित उत्तर प्रदेश के 5 बच्चे कौन कौन से हैं? तो व्योम आहूजा जो कि कला और संस्कृति से संबंधित हैं, दूसरे हैं कुंवर दिव्यांश सिंह जो कि वीरता से संबंधित हैं, और तीसरे हैं चिराग भंसाली जो कि नवाचार से, और चौथे हैं मोहम्मद शुएब जो कि शिक्षा से, और 5वें हैं मोहम्मद रफ़ी जो कि खेल से। तो ध्यान रखना है कि 2021 और 2022 के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है देश भर से 61 बच्चों को, जिसमें से उत्तर प्रदेश के 8 बच्चे शामिल रहे, जिनमें से 2022 के लिए 3 बच्चों को चुना गया और 2021 के लिए 5 बच्चों को चुना गया, जिनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं। अब दोस्तों ये जो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार है इसके बारे में अगर देखें कि 2021 में कितने बच्चों को सम्मानित किया गया और 2022 से कितने बच्चों को सम्मानित किया गया, तो 2022 में 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 15 लड़के और 14 लड़कियां शामिल रहीं। यानी कुल मिलाकर के 2022 में कितने बच्चे शामिल रहे? तो ध्यान रखना है 29 बच्चे जो है 2022 से शामिल रहे। वहीं अगर बात की जाए कि 2021 से कितने बच्चे शामिल रहे, तो 32 बच्चे 2021 से इसमें शामिल रहे 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के। और इन सभी बच्चों में जो उत्तर प्रदेश के बच्चे हैं वो कितने हैं? तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, 8 बच्चे उत्तर प्रदेश से शामिल रहे। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ IPL फ्रेंचाइजी ने अपनी टीम का नाम निम्न में से क्या रखने की घोषणा की? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ सुपर जायंट्स। इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL में पहली बार हिस्सा लेने वाली लखनऊ टीम ने अपने नाम की घोषणा कर दी है। संजीव गोयनका ग्रुप की इस टीम का नाम लखनऊ सुपर जायंट्स होगा। RP संजीव गोयनका ग्रुप ने लखनऊ फ्रेंचाइजी को 7,090 करोड़ रुपए में खरीदा था। जो ये टीम है लखनऊ टीम, इसे किसने खरीदा था? तो RP संजीव गोयनका ग्रुप
ने इस टीम को खरीदा था कितने रुपए में, तो 7,090 करोड़ रुपए में इस टीम को खरीदा गया था। और जो KL राहुल खिलाड़ी हैं उन्हें लखनऊ फ्रेंचाइजी का कप्तान बनाया गया था। इसके अतिरिक्त लखनऊ ने ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर मार्कस स्टोइनिस और भारत के अनकैप्ड लेग स्पिनर रवि बिश्नोई को साइन किया है। तो दोस्तों अच्छे से ध्यान रखना है कि इंडियन प्रीमियर लीग में पहली बार जो लखनऊ टीम है वो हिस्सा ले रही है और उसने अपने नाम की घोषणा की है। और इस टीम का नाम क्या रखा गया, तो लखनऊ सुपर जायंट्स इसका नाम रखा गया। और इस टीम के जो कप्तान है वो किसे बनाया गया, तो इनका नाम भी अच्छे से ध्यान रखना है। तो KL राहुल को लखनऊ फ्रेंचाइजी का कप्तान बनाया गया है। और इस टीम को खरीदा किसने है, तो RP संजीव गोयनका ग्रुप ने इस टीम को खरीदा है कितने रुपए में, तो 7,090 करोड़ रुपए में से खरीदा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहां पर स्थापित की गई। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ में। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थापित की गई है। इसमें सभी उन्नत उपकरण और सुविधाएं हैं। और दोस्तों ये जो सेटअप होगा इसके माध्यम से जो 2024 में पैरालंपिक होने वाले हैं फ्रांस में, तो उसमें भारत की पदक की संभावनाओं में सुधार करेगा। यानी इसके माध्यम से खिलाड़ियों को काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी, जिससे कि 2024 में जो पैरालंपिक होने वाले हैं फ्रांस में उसमें पदक बढ़ने की संभावना होगी। यानी 2024 में जो फ्रांस में पैरालंपिक होने वाले हैं तो उसमें जो है ये सेटअप खिलाड़ियों की काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा और वो पैरालंपिक में अच्छा परफॉर्म करेंगे, जिससे भारत जो है वो ज़्यादा पदक हासिल कर पाएगा। बैडमिंटन सेंटर को भारतीय पैरा बैडमिंटन टीम के मुख्य राष्ट्रीय कोच गौरव खन्ना ने एजेस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस के सहयोग से लॉन्च किया है। तो दोस्तों आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी ये कहां पर स्थापित की गई, तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ये स्थापित की गई है। और इसमें सभी उन्नत उपकरण और सारी सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध होंगी खिलाड़ियों के लिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश विश्व में खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, भारत। हाल ही में भारत विश्व में खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है। भारत ने अप्रैल से अक्टूबर 2020-21 के दौरान 114 मिलियन अमेरिकी डॉलर के मूल्य के साथ 1,23,846 मीट्रिक टन ककड़ी और गर्किंग यानी अचारी खीरे का निर्यात किया। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा ने बुनियादी ढांचे के विकास और संसाधित खीरे की गुणवत्ता बढ़ाने, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उत्पाद को बढ़ावा देने और प्रसंस्करण इकाइयों में खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणालियों के कार्यान्वयन के लिए कई पहलें की हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि हाल ही में जो भारत है वो विश्व में खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है। यानी सबसे ज़्यादा जो निर्यात होता है वो किस देश से होता है, तो भारत से सबसे ज़्यादा निर्यात हुआ है खीरे में। और अप्रैल से अक्टूबर 2020-21 के आंकड़े यहाँ पर बताए गए हैं कि उस दौरान भारत ने 114 मिलियन अमेरिकी डॉलर के मूल्य के साथ 1,23,846 मीट्रिक टन ककड़ी और खीरे का निर्यात किया है। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक कौन सा देश बन गया है विश्व में, तो ये बन गया है हमारा देश भारत। अगला क्वेश्चन है, ICC की तरफ से साल 2021 की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर निम्न में से किसे चुना गया है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, स्मृति मंधाना। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं ये है महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना। भारतीय स्टार स्मृति मंधाना को सभी प्रारूपों में शानदार प्रदर्शन के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल यानी ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने साल 2021 की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर चुना। उनकी टक्कर इंग्लैंड की टेमी ब्यूमोंट, दक्षिण अफ्रीका की लिजेल ली और आयरलैंड की गैबी लुइस से थी। हालांकि स्मृति मंधाना ने इन सभी को पीछे छोड़ते हुए अवार्ड अपने नाम किया। स्मृति मंधाना ने ये अवार्ड दूसरी बार अपने नाम किया है, यानी इससे पहले वो 2018 में इस अवार्ड को जीत चुकी हैं। किस अवार्ड को? सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर और सर्वश्रेष्ठ महिला वनडे क्रिकेटर भी ये रह चुकी हैं। मंधाना 2 बार यह अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। तो ये पॉइंट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो स्मृति मंधाना है वो 2 बार यह अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन चुकी हैं। और कब उन्होंने इस अवार्ड को जीता? तो 2018 में पहली बार जीता और 2021 में इन्होंने इस अवार्ड को दूसरी बार जीत लिया है। अगला क्वेश्चन है, AVGC सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक।
कर्नाटक सरकार ने महादेवपुरा बेंगलुरु कर्नाटक में भारत का पहला एवीजीसी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, यानी एवीजीसी का फुल फॉर्म क्या है तो एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स, एवीजीसी का फुल फॉर्म है, और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यानी सीओई, ये जो है लॉन्च किया गया, जो कि भारत का पहला एवीजीसी सेंटर है। एवीजीसी सीओई को अपनी इनोवेट कर्नाटक पहल के तहत अगड़ी उच्च प्रौद्योगिकी डिजिटल मीडिया हब के साथ लॉन्च किया गया था। यह इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, जैव प्रौद्योगिकी और विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वित्त पोषित है। कर्नाटक इस तरह का एवीजीसी सीओई यानी एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, और यह एशिया का सबसे बड़ा केंद्र भी है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा जाए कि भारत का पहला राज्य कौन सा बना एवीजीसी सीओई लॉन्च करने वाला, तो ये बना है कर्नाटक। अब यहाँ पर कर्नाटक की बात है तो ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलोर। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर हैं बसवराज बोम्मई, और कर्नाटक के गवर्नर हैं थावरचंद गहलोत। और कर्नाटक में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है तो 28 यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या है, और 12 यहाँ पर राज्यसभा सीटों की संख्या है। और दोस्तों कर्नाटक में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है, क्योंकि राष्ट्रीय उद्यान से क्वेश्चन जो है एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। तो कर्नाटक में कौन कौन सी हैं तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान और बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, ये कर्नाटक में राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने भारत का पहला जिला सुशासन सूचकांक लॉन्च किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर। भारत का पहला जिला सुशासन सूचकांक यानी डीजीजीआई केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में जारी किया गया। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने जम्मू और कश्मीर के 20 जिलों के लिए भारत का पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया, यानी डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स जारी किया। इस सूचकांक की समग्र रैंकिंग में जम्मू जिला इस सूची में सबसे ऊपर है। इसके बाद जम्मू कश्मीर का डोडा, सांभा, पुलवामा और श्रीनगर जिले शामिल हैं। यह सूचकांक एक ढांचा दस्तावेज है जो 58 संकेतकों के साथ 10 शासन क्षेत्रों के तहत प्रदर्शन का आकलन करता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि भारत का पहला जिला सुशासन सूचकांक ये कहां पर जारी किया गया, तो ये केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में जारी किया गया, और जम्मू कश्मीर के 20 जिले इसमें शामिल किए गए थे, जिसमें से जम्मू कश्मीर का जो जम्मू जिला है ये इस सूची में सबसे ऊपर रहा जिला सुशासन सूचकांक में। ठीक है, ध्यान रखना है। और ये जो सूचकांक है वो जारी किसने किया है तो केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने इस सूचकांक को जारी किया है, जो कि भारत का पहला जिला सुशासन सूचकांक है। अब दोस्तों यहाँ पर जम्मू कश्मीर की बात है तो ये है मैप में जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की कैपिटल है श्रीनगर, और जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर की सीट अभी वैकेंट है, और जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो है मनोज सिन्हा। और जम्मू कश्मीर में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है तो ध्यान रखना है 5 यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या है, और 4 यहाँ पर राज्यसभा सीटों की संख्या है। और दोस्तों जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए कि यहाँ पर कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो जम्मू कश्मीर से आपको ध्यान रखना है दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान, और ये जो दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान है ये कश्मीरी मृग के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, इसके अलावा सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, तो ये राष्ट्रीय उद्यान है जम्मू कश्मीर से रिलेटेड, तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कश्मीरी मृग के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, भारत में हर साल 25 जनवरी को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। भारत के पर्यटन स्थलों के प्रचार प्रसार के लिए हर साल 25 दिसंबर को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। भारत सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था के लिए पर्यटन के महत्व के बारे में जागरूक करने के लिए पर्यटन दिवस मनाने का फैसला लिया। भारतीय पर्यटन से करोड़ों लोगों को रोजगार मिलता है, तो वहीं देश की जीडीपी में भी बढ़ोतरी होती है। वैसे दोस्तों अगर देखा जाए कि पूरी दुनिया में विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है तो ये 27 सितंबर को मनाया जाता है, लेकिन भारत में पर्यटन दिवस हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है। तो दोनों ध्यान रखनी है कि अगर पूछा जाए विश्व पर्यटन दिवस तो ये 27 सितंबर को, और अगर पूछा जाए कि भारत में पर्यटन दिवस यानी राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है तो ये 25 जनवरी को। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध भारतीय इतिहासकार पुरातत्वविद रामचंद्रन नागास्वामी का निधन हो गया, इन्हें किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 2018 में।
प्रसिद्ध भारतीय इतिहासकार, पुरातत्वविद और तमिलनाडु के पुरालेखविद रामचंद्रन नागास्वामी का निधन हो गया। वह 91 वर्ष के थे। वह तमिलनाडु सरकार के पुरातत्व विभाग के पहले निदेशक थे। नागास्वामी को मंदिर के शिलालेखों और तमिलनाडु के कला इतिहास पर उनके काम के लिए जाना जाता था। 2018 में नागास्वामी को भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। उन्होंने 100 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं और उनकी जो नवीनतम पुस्तक है वो कौन सी है, तो सेंथमेज नादुम पांडवम, ये उनकी नवीनतम पुस्तक है जिसे जनवरी 2022 में प्रकाशित किया गया था। तो दोस्तों इनका नाम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान रखना है कि ये प्रसिद्ध भारतीय इतिहासकार हैं, पुरातत्वविद हैं और इसके अलावा तमिलनाडु के पुरालेखविद हैं। तो इनका भी जो है निधन हो गया है 91 वर्ष की उम्र में। और इनसे संबंधित आपको ध्यान रखना है कि इन्हें जो पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था तो कब किया गया था, तो 2018 में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस यानी नेशनल वोटर डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 25 जनवरी को। प्रत्येक साल 25 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस यानी नेशनल वोटर डे मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य युवाओं को मतदान के प्रति जागरूक करना है। इस वर्ष की अगर बात की जाए कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस यानी नेशनल वोटर डे एनवीडी की थीम क्या रही, तो चुनावों को समावेशी, सुलभ और सहभागी बनाना इस दिवस की थीम रही। यानी चुनाव के दौरान मतदाताओं की सक्रिय भागीदारी को सुविधाजनक बनाने और पूरी प्रक्रिया को परेशानी मुक्त और सभी श्रेणियों के मतदाताओं के लिए एक यादगार अनुभव बनाने के लिए ईसीआई की प्रतिबद्धता पर ध्यान केंद्रित करने की परिकल्पना करता है। तो इसकी थीम अच्छे से ध्यान रखनी है, चुनावों को समावेशी, सुलभ और सहभागी बनाना 2022 के राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम रही। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों ये थे 26 जनवरी से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल के वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था कि दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी? इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर सी था, जारा रदरफोर्ड। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे रोज कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन, दुनिया की दूसरी बैठी हुई सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी की ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन नंबर ए है 216 फीट, बी है 200 फीट, सी है 250 फुट और डी है 300 फीट। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।